क्या होने जा रहा है बंगाल चुनाव में? जब भी हम किसी भी उम्मीदवार को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो फेस है, किसके फेस के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। ममता दीदी की जो हॉरोस्कोप लेते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम राजनीतिक जो हमारे नेता हैं उनकी अगर बात करें राजनीति के अंदर, तो निश्चित रूप से दीदी इस बार सही में बंगाल में खेला होगा 100% होएगा। पश्चिम बंगाल की जो राशि है वो राशि भी मंगल के अंतर्गत ही आती है, इसलिए वहां पे आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा नेता भ्रष्टाचार के रूप में भी उसके भेद खुलने वाले हैं और वो जेल जाने वाला है। क्या लग रहा है इस बार योगी जी रिपीट करेंगे या फिर अखिलेश यादव आएंगे? नेक टू नेट फाइल बताते हैं कि भाई बीजेपी और सपा में है। महादेव की कृपा से मेरी प्रेडिक्शन सारी सही निकली है। अखिलेश जी की कुंडली एक अच्छी कुंडली है और राजयोग है। अखिलेश जी की मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास में एक जेन्युइन हॉरोस्कोप है। योगी जी जो है इतनी जबरदस्त कुंडली के साथ में अब इसे बोलते हैं राजशाही योगी। अब इनकी जो महादशा जो चल रही है वो शुक्र की, जैसे मैं बताया जी, और अखिलेश जी की भी शुक्र की है, चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो शुक्र की महादशा है, अब लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या पता योगी जी को दिल्ली भेज दिया जाए या वो दिल्ली चले जाए। देखिए वो आपने एक जबरदस्त बात छेड़ दी है। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे करके निकलूं। बुध है ना, वाणी का भी कारक है जी। तो मोदी जी को थोड़ा वाणी की भी दिक्कत आने वाली है। नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर की चेंजेस, ये बात भी तय है। मेरे को तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगस्त के अंदर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी बहुत बड़े आरोप लगेंगे और बहुत बड़ा जन आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको क्या लग रहा है कि वॉर मतलब भारत के साथ किसी के साथ हो सकती है, पड़ोसी मुल्क से हो सकती है, चाइना है, पाकिस्तान है? 15 मई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। मैं चाहूंगा कि भगवान मेरी प्रेडिक्शन गलत करे, पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे, ये पक्का है। ये आप आने वाले 2 साल में देखेंगे। अच्छा, निश्चित रूप से ट्रंप यूएसए का सबसे वीक प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम देश और दुनिया की बातचीत करेंगे। अलग अलग टॉपिक को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चुनावों में क्या होने जा रहा है उसकी भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं। बंगाल चुनाव चल रहा है, उसके बाद देश का लोकसभा के बाद अगर कोई सबसे बड़ा स्टेट है तो वो उत्तर प्रदेश, और सबसे बड़ा चुनाव जो होता है लोकसभा के बाद वो उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। तो हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी किसकी किस्मत चमकने जा रही है, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, वो भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि बता रहे हैं कि देश में बहुत उथल पुथल होने जा रहा है, बहुत सारा सुनामी आएगी, भूकंप आएगा, आतंकवादी हमले होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानेंगे। जल्दी से मैं परिचय दे देता हूं। हमारे साथ एस्ट्रो लाइफ कोच है गिरीश पारिक जी। और गिरीश जी 32 साल से एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। और खास बात इनकी ये है कि 30 साल तक इन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए, फ्री में सबकी कुंडली देखी है, उनको गाइडेंस दी है, और आज भी 70% लोगों को के लिए फ्री में काम कर रहे हैं। तो आप भी इनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपने मेरे को बुलाया अपने चैनल पे, और हमारे जो चैनल के सभी दर्शक हैं उनका महादेव मंगल करे और हमारे देश के लिए जो है उनका आशीर्वाद बना रहे जी। तो गिरीश जी, हम लोग इलेक्शन से ही शुरू करते हैं जल्दी से, बिना टाइम गवाए। जी। क्या होने जा रहा है बंगाल चुनाव में? एक्चुअली में अनुज जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी हम किसी भी उम्मीदवार को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो फेस है, किसके फेस के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जैसे अभी टीएमसी, यानी एक तो टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी हॉरोस्कोप जब वो पार्टी बनी थी, दूसरा उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ममता दीदी हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, वही उनके अध्यक्ष हैं, तो उनकी हॉरोस्कोप, और साथ ही साथ में जो अपोजिशन के अंदर जो मुख्य दल हैं, जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस है मुख्य रूप से और बीजेपी है। उसके अलावा बाकी जो उनका मुख्य दल था, जो ज्योति बसु जी की गवर्नमेंट थी, वो तो अब हाशिए पे ही है। तो हम बोल सकते हैं कि एक और
तृणमूल कांग्रेस है, उनके घटक दल है, और दूसरी ओर जो है मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। अब उनके लिए वहां पे कोई सीएम का फेस तो आप जानती हैं बीजेपी बिल्कुल में होता नहीं है, बिल्कुल बाद ही में डिसाइड बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार चौंकाने वाले नाम भी आते हैं। हाँ तो मेरा ये मानना है कि मुख्य रूप से हमें ममता दीदी की हॉरोस्कोप देखनी होगी, टीएमसी की हॉरोस्कोप देखनी होगी, और साथ ही साथ में हमें देखना होगा हमारी बीजेपी की कुंडली और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी कुंडली। ठीक है। तो अब अगर ये एक ऐसी प्रेडिक्शन है जिससे नॉर्मली मैं बचना चाहता था कि मैं ये प्रेडिक्शन नहीं दूं आपको, पर जी। क्या है कि अब आपने पूछ लिया है, हाँ। तो वो सारी की सारी कैलकुलेशंस मैं आपके सामने बताने की कोशिश बिल्कुल सर, करूंगा। बिल्कुल सर, देखिए, डिटेल में। ममता दीदी की जो हॉरोस्कोप लेते हैं, हम्म, तो वो हॉरोस्कोप जो है वो दो हॉरोस्कोप बनती है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स क्या आती है हमारे पास में, अब इनकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ तो होती नहीं है, हाँ ठीक हम बात है। जो भी डिटेल्स उठाते हैं इंटरनेट से उठाते हैं। हम्म, अब उसमें हमें ये देखना होता है कि क्या वो कुंडली जो है वो उनके जो भी इन्होंने जीवन जिया है हम्म, 65-70 साल का, उसके अंदर वो उससे कितनी मैच होती है। जी। उसके लगभग जो करीब जो हॉरोस्कोप होती है उसी को पकड़ते हैं। हाँ। तो एक हॉरोस्कोप आती है, वो आती है ममता दीदी की मीन लगन की, और अच्छा। दूसरी हॉरोस्कोप जो आती है वो आती है मेष लगन की। ठीक है। हालांकि मेष लगन की कुंडली को ही सर्वाधिक आधार बनाया गया है। ज्यादातर हमारे जितने भी ज्योतिर्विद और जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं उसी को मानते हैं, और वो एक बहुत स्ट्रांग हॉरोस्कोप है। मेष लगन की कुंडली के अंदर मंगल जो है वो लग्नेश होता है, साथ ही साथ के अंदर आप मान के चलिए सूर्य जो है वो पंचमेश होता है, और बृहस्पति ठीक है। सत्ता का जो कारक है मुख्य रूप से, उसके अंदर जो 10वां घर है और जो चौथा घर है उसके लिए हम शनिदेव और चंद्रमा को भी कंसीडर करते हैं। हम्म, ममता दीदी की जो कुंडली है उसके अंदर दो काल जिसे हम बोलते हैं पंच महापुरुष योग, हम्म, और वो बनते हैं अगर हम मेष लगन की कुंडली लेते हैं। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे गुरु जो है वो उच्च के होके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो कि शासन का और जनता का भाव है। हम्म, तो ये हंस पंच महापुरुष योग में से एक योग बना रहे हैं। ठीक है। दूसरा 7th हाउस जो है उसके अंदर जो है शनिदेव उच्च के होकर के बैठे हैं, और वो शश महापुरुष योग बना रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो लग्नेश मंगल है वो लाभ भाव के अंदर कुंभ राशि के अंदर है, केतु पराक्रम भाव के अंदर है, और शुक्र जो है इनका जो वैवाहिक सुख का भी कारक है वो 8th हाउस में, हाउस ऑफ डेथ में, जिससे कि इनके दाम्पत्य जीवन की एक वीक पोजीशन समझ में आती है, जो हम सब जानते जी हैं। बिल्कुल। तो वो इसलिए सूर्य और बुध और राहु ये एक साथ 9वें भाव में है। तो देखिए ये कुंडली आज के दिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम राजनीतिक जो हमारे नेता हैं उनकी अगर बात करें राजनीति के अंदर, तो ये टॉप 4 के अंदर से ये कुंडली आती है। ठीक है। एक हमारी जो कुंडली बहुत बढ़िया मानी जाती है मोदी जी की मानी जाती है। उसके बाद में जो कुंडली है वो योगी जी की मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे मोदी जी के टक्कर की कुंडली जो है वो ममता दीदी की मानी जाती है। अच्छा, पॉलिटिकली। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये बता दूं, आप ये देखो ना, बंगाल के अंदर जमी जमाई इतनी पुरानी जो लेफ्ट के लोग थे उनको उठा करके दूर बिल्कुल, निकालना, बिल्कुल। वही ज्योति बाबू जिन्होंने धक्का दे के इनको बाहर निकाला था, बहुत बड़ा काम, बहुत हैं? बड़ी बात है। और उसके बाद में आप देखो आज भी वहां पे ये हालत है कि इतना सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने इतना इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी वहां के लोगों में भय है। हाँ। आज वहां पे कोई बहुत बढ़िया सुशासन नहीं दिया है। पिछले 5 सालों में तो बहुत ही दुर्दशा हुई है, लेकिन इतना बड़ा सिंडिकेट बना हुआ है और वोटर मन से चाहता है कि वो गवर्नमेंट चेंज करे, लेकिन उनको ये लगता है कि जब ये इलेक्शन कमीशन के जितना भी जो तामझाम है अगर ये हट गया तो बाद में हमारा क्या होगा, ये डर जो है अंदर तक बैठा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी कुंडली है वो मीन लगन की बनती है, वो भी कुंडली पावरफुल है। उसके अंदर भी सूर्य बुध राहु 10वें घर में है, पंचम भाव में गुरु है। तो आपको मालूम ही है कि ये स्नातक हुए, उसके बाद में इन्होंने लॉ से डिग्री ली है, बिल्कुल। तो वो गुरु के साथ में टैली हो रहा है। चंद्रमा वृषभ राशि
दोनों में ही राशि बदलने वाला नहीं है। उच्च का चंद्रमा है, शनिदेव यहाँ पे अष्टम भाव के अंदर है, वो भी उच्च के हैं, मंगल 12वें घर के अंदर है। तो कहीं न कहीं पे अगर दोनों कुंडलियों का अगर हम डिटेल अगर विश्लेषण करें, साथ ही जैसे मैंने बताया कि हम जो पार्टी है उसका भी हम विवेचन करते हैं। तो देखिए 1 अक्टूबर 1998 11 बज के सुबह के 11 बजे कलकत्ता में, ये टीएमसी की है ना, ये टीएमसी की कुंडली है। तो इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि शनिदेव लगन के अंदर बैठे हैं, सूर्य इनके 10वें भाव में जो सत्ता का भाव है वहां पे बली है, साथ ही साथ में बुध जो है वो 9वें घर के अंदर है, राहु 6ठे घर के अंदर शत्रुहंता है, शुक्र मंगल और गुरु चंद्र जो है वो इनके 11th हाउस के अंदर है। अब गुरु की ही महादशा चल रही है, तो लग्नेश की महादशा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी और बहुत सारे भी चार्ट हैं, ठीक है, D9 भी है उसके अंदर और बहुत सारे चार्ट हैं, आप जानते हैं। तो एक और तो ये मुमताज जी की कुंडली है। अब इसके अंदर पेच सबसे बड़ा ये है कि कुंडली के साथ साथ में जब भी हम प्रेडिक्ट करेंगे तो बाकी के जो सारे चार्ट हैं उनके साथ साथ हम महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है। अभी तक आप ये मान के चलिए कि ममता दीदी की जो पिछले 25 साल 30 साल की जो महादशाएं थी वो एक के बाद सारी बढ़िया थी। लेकिन अभी अगस्त के अंदर अगर हम टाइम भेद को तो थोड़ा ले लें तो आप ही मान के चलिए जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर मैक्सिमम 4-5 महीने का फर्क पड़ जाता है समय के हिसाब से गणना के अंदर। यहां पे एक सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है, इनकी जो महादशा है शनि की वो समाप्त हो रही है, बुध की महादशा स्टार्ट होगी। अब यहां पे अभी इस वक्त जो है 16 अगस्त 2026 के अंदर शनि दशा इनकी समाप्त होकर के बुध की महादशा आरंभ होने वाली है। तो ये जो पीरियड होता है ना, जो एक दशा जा रही है दूसरी दशा आ रही है, तो इसे हम छिद्र दशा काल बोलते हैं। अच्छा। तो इसमें आप ये समझिए कि जैसे कि आप एक जगह पे ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है, आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है और मैं वहां पे शिफ्ट करने आ रहा हूं, तो कुछ ऐसे काम होते हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं बोलूंगा कर दो तो आप बोलोगे कि दूसरा बंदा आ रहा है वो कर लेगा। आप ये समझिए हॉस्पिटल में जैसे कोई नर्स का चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, तो वो कहेंगे कि वो मैं अपनी पेपर वर्क कर रही हूँ, वो भी आने वाली है, वो आपको आकर के दवाई वगैरह सब दे देगी। दूसरी जो आती है वो भी आके अपना पेपर स्टार्ट करती है, तो वो भी कह रही है मैं करने वाली हूँ। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक प्लैनेट जा रहा है, दूसरा प्लैनेट आ रहा है। ये जो बुध है ये किसी भी तरीके से ममता दीदी के लिए ठीक नहीं है। ओके। तो यहाँ पे और ये आ कब रहा है? अगस्त में। हाँ, तो अब ये 1-2 महीने पहले भी मान के चलिए, 2-3 महीने बाद असर दिखाना शुरू कर देते लेकिन हैं। महादशा का जो फर्क है वो 2-3 महीने पहले से आने लग जाता है। अच्छा। दूसरा पश्चिम बंगाल जो है वो जो है अभी क्या बहुत सारी चीजें हैं। भारत की भी महादशा अभी अभी बदल के चुकी है, मंगल की महादशा में हम चल रहे हैं। मंगल वृषभ लगन की कुंडली के अंदर मारक है, क्योंकि अगर आप देखें वृषभ लगन की कुंडली के अंदर तो 12वें भाव का 7वें भाव का मालिक है मंगल, और मंगल आप जानते हैं कि रिप्रेजेंट करता है वॉर को। बिल्कुल। ठीक है, और अभी आपने देखा है कि जितनी भी लड़ाई हुई है, जो इजराइल वॉर हुआ है ईरान के साथ में, यूएस के साथ में, इसमें मंगल का अंगारक योग का बहुत बड़ी भूमिका थी। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची। बिल्कुल, बल्कि हर एक इंडिविजुअल आदमी को भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हुए 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, उसका इतना भयंकर भीषण इम्पैक्ट आपने देखा ही होगा। कुंभ राशि है, सिंह राशि है, इनके ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये महादशा और छिद्र महादशा का जो हिसाब किताब समझ में आता है, क्योंकि जहां पे मेष लगन के अंदर जो बुध है उसका कोई भी अच्छा रोल नहीं होता है। अच्छा रोल, क्योंकि वो तीसरे घर का मालिक है और वो छठे घर का मालिक है। तीसरा घर, छठा घर होता है रोग, ऋण, कोर्ट कचहरी, ठीक है, षड्यंत्र, और तीसरा घर जो है वो पराक्रम भाव का है, यानी पराक्रम शिथिल होने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है, पहली बात तो ये है कि देखिए फाइट इस बार जो है वो नेक टू नेक है। अच्छा। इस बार ऐसा नहीं है कि जो लास्ट टाइम जो चुनाव हुआ था उसके अंदर ममता दीदी ने क्लीन स्वीप करी थी, हालांकि बीजेपी 3 से ऑलमोस्ट 75 के आसपास में थी। बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मेरा ये मानना है इस बार जो हालात है वो कहीं ना कहीं पे मेरे को बीजेपी के हक में जाते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर देखिए आज
100% श्योरिटी के साथ में तो आप कभी भी कुछ नहीं बोल नहीं सकते बोल हैं। सकते, लेकिन हाँ। 70 से 80% अगर आपकी प्रेडिक्शन सही जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं हुँ, और आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है, हुँ, काफ़ी आपने समय दिया है। हुँ, देखिए ज्योतिष तो इतना विज्ञान है, हुँ। इतना वृहद विज्ञान है कि उसमें कई जन्म भी कम पड़ेंगे। सही बात है। और हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होती है, मैंने बताया हुँ। था उसकी सत्यता भी हाँ, संदिग्ध ही है। हाँ, हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ, उसको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि निश्चित रूप से दीदी इस बार सही में बंगाल ने खेला होएगा, होगा। 100% होएगा। और मेरे को लगता है कि बीजेपी कहीं न कहीं पे अपर एज पे रहेगी हुँ, और अगर आपको बीजेपी का कोई नया सीएम मिल जाए, तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। अगर 5-7% में अगर सपोज़िटली अगर दीदी जीत भी जाती है, हुँ। तो ये बात निश्चित है, दीदी बहुत समय तक सत्ता में नहीं नहीं रहेंगी, रहेंगे। क्योंकि आने वाली महादशा हुँ, और आने वाली जो ग्रहों की स्थिति है, वो निश्चित रूप से या तो दीदी का स्वास्थ्य खराब होगा या हुँ, दीदी का कोई बहुत बड़ा केस हुँ, खुल जाएगा। हुँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा नेता भ्रष्टाचार के रूप में भी उसके भेद खुलने वाले हैं और वो जेल जाने वाला है। और हुँ, दीदी का छठा घर मैंने बताया बुध की महादशा में, हुँ, छठा घर वही रोग, रिपु, षड्यंत्र, इन हुँ। सब चीज़ों का है, कोर्ट कचहरी। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय को देखते हुए ममता दीदी का समय अब बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा तो छोड़ो, मेरे को लगता है कि कहीं जेल यात्रा उनको ना करनी पड़ जाए हुँ, और स्वास्थ्य भी उनका ज़्यादा ठीक नहीं रहने वाला है। हुँ, मेरे को लगता है कि उनके करियर का अब उतार हम देख रहे हैं हुँ, और पश्चिम बंगाल की जो राशि है, हुँ, वो राशि भी मंगल के अंतर्गत ही आती है। हुँ, इसलिए वहाँ पे निश्चित रूप से खेला होएगा हुँ। और मेरे को लगता है अगर बीजेपी जीत जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य नहीं होगा, ठीक है। एज आपको आपकी नज़र में एज मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, को बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया जो आपने इतना डिटेल में बताया, समझाया। और अगर कुंडली के बारे में मैं बात करूँ, बहुत एस्ट्रोलॉजर से हम लोग पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो डायरेक्ट बताते हैं, लेकिन आपने कौन से प्लैनेट कहाँ पर बैठा है। मैं तो और भी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, हमारे पास हमारे नहीं, समय नहीं, सीमा होती बिल्कुल है। नहीं, हमें और भी सवाल पूछने हैं आपसे, जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी, आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पे। जी, उसके बाद 2027 का चुनाव है, जी, उत्तर प्रदेश का, बंगाल का चुनाव जैसे खत्म होगा, बहुत जी, अच्छा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। जी। क्या लग रहा है इस बार योगी जी रिपीट करेंगे या फिर अखिलेश यादव आएँगे या फिर कोई और आपको दिख रहा है, मायावती हैं, कांग्रेस है, हालाँकि हमें पता है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है उत्तर जी, प्रदेश में। जी। नेक टू नेक फाइट बताते हैं कि भाई बीजेपी और सपा में है। अब इसमें कितना आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए अनुज जी, मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप जानते हैं मैं तकरीबन 6 से 7 टीवी चैनल्स के ऊपर पैनलिस्ट रहा जी, हूँ जी। और मैंने पिछले कई सालों के अंदर प्रेडिक्शंस दी हैं, हुँ, जो इतनी एक्यूरेट मतलब बहुत कम होती है कि आपका परसेंटाइल है 95% से ऊपर चला हुँ, जाए। हुँ। एस्ट्रोलॉजी में 70-80% अगर आपकी हुँ, प्रेडिक्शन ठीक है तो आप बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर ठीक है, हो। हाँ, हाँ। और महादेव की कृपा से मेरी प्रेडिक्शन सारी सही निकली है। हुँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, वहाँ पे मुख्य आधार स्तंभ है 2। हुँ, एक है अखिलेश जी हुँ, और दूसरे हैं योगी जी। हुँ, अब ये आज से 2 साल पहले भी मैंने ज़ी टीवी के ऊपर मेरा एक प्रोग्राम था और मैंने बताया था, देखिए ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी की कुंडली में राजयोग नहीं है। हुँ, अखिलेश जी की कुंडली एक अच्छी कुंडली है हुँ, और राजयोग है। हुँ, अ, तो उस समय यही बात हुई थी कि तो क्या फिर अखिलेश जी नहीं आएँगे? तो मैंने हुँ, कहा देखो, मैं इतना बता सकता हूँ कि अखिलेश जी का समय अभी अच्छा चल रहा है। हुँ, हालाँकि ये हो सकता है हुँ, कि वो सीएम ना बने, हुँ, लेकिन निश्चित रूप से उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, जो रहा भी था। हुँ, हुँ, लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही हुँ, होगा। बिल्कुल 37 सीटें भाई। तो हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम निकाल लेते हैं उनकी कुंडली भी, देखिए अखिलेश जी की को जो राजनीति मिली है, वो विरासत की राजनीति मिली है, उनके पिताजी की हुँ, राजनीति मिली हुँ, है। हुँ, उनकी कुंडली के अंदर राजयोग है। अच्छा, यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। क्या? ज़्यादातर जो इंटरनेट में जो कुंडली पड़ी हुई है, वो कन्या लगन की कुंडली पड़ी जी, हुई है। जी, लेकिन यहाँ पे चूँकि मैंने बताया मैं काफ़ी समय से हुँ, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, हुँ, तो यहाँ पे कुछ पर्सनल लिंक ऐसे होते हैं जहाँ से हमें कुंडलियाँ मिल जाती हैं। हुँ, तो अखिलेश जी की मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास में एक जेन्युइन हॉरोस्कोप है, हुँ, जो काफ़ी कम जगह पे पाई जाती है। अच्छा, अच्छा, उनकी कुंडली मेरे को लगता है हुँ, मकर लगन की कुंडली है उनकी ठीक है, और वहाँ पे नीच के गुरु बैठे हुए हैं। हुँ, 7th हाउस के अंदर चंद्रमा, बुध और शुक्र,
ये कर्क राशि के अंदर है, राहु 12वें घर में है और मंगल इनका बहुत बढ़िया तृतीय भाव में पराक्रम भाव के अंदर है। साथ ही साथ के अंदर शनि, सूर्य और केतु और जो रिपु और शत्रु और रोग हंता उस घर के अंदर बैठे हुए हैं। महादशा इनकी भी शुक्र की है और महादशा योगी जी की भी शुक्र की चल रही है। एक दोनों में समानता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, संवाद इनका बहुत बढ़िया है। हाँ, यादव जो देखिए यूपी के अंदर चुनाव जो है वो जातिगत समीकरण पे लड़ा जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम सभी जानते हैं कि थोड़े से जो वोट हैं वो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और उसके बाद में जो यादव बाहुल्य है और साथ में मुस्लिम वोटों के साथ में अगर आप अच्छी तरीके से सेटअप जमा लेते हो तो निश्चित रूप से आप काफी हद तक आगे बढ़ जाते हो राजनीति के अंदर। तो अभी जो सारी चीज समझ में आती है और कर्क राशि इनकी है और अभी इनकी राशि पे 2 जून के बाद में बृहस्पति भी उच्च के होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये एक प्रभावशाली कुंडली है और ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि जब भी हम प्रेडिक्शन देंगे तो हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब योगी जी की कुंडली में आते हैं तो सबसे बड़ी बात तो है सिंह लगन की कुंडली है। तो सिंह लगन तो मतलब राजाओं के राजा जो है, जो सूर्य देव की राशि है उसका लगन है, तो जो स्वभाव से ही राजा हैं। और देखिए कि जब भी कोई बच्चा, जैसे महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे तब यही प्रेडिक्शन करी गई थी कि या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या ये बहुत बड़े योगी होंगे, है ना। बिल्कुल। तो साधु होंगे। तो पिताजी ने बहुत कोशिश करी थी, घर से बाहर ना निकले, लेकिन बाद में उन्होंने और जो है वो योगी बने भगवान के रूप में। तो योगी जी जो है इतनी जबरदस्त कुंडली के साथ में अब इसे बोलते हैं राजशाही योगी। अच्छा, ठीक है ना। जैसे राजगुरु होते थे पहले, है ना, जैसे वशिष्ठ जी अब जो भगवान के गुरु थे तो उनकी आज्ञा का कौन जो है राजर्षि बोलते थे ना, राजऋषि। तो ये राजऋषि हैं। अच्छा, तो इनको तभी आप देखिए इन्होंने जो आज एक्शन लिए हैं, मेरे को बता दीजिए किसी भी यूपी के सीएम ने ऐसे एक्शन लिए हैं। कितना बड़ा माफिया था, उस माफिया को प्रधानमंत्री तक भी ध्वस्त नहीं कर पाए थे और योगी जी ने सारा माफिया ध्वस्त कर दिया। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये सिंह लगन का जातक ही कर सकता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की कुंडली अच्छी है, लेकिन अभी वही मैं आपको बताते जा रहा हूं, क्योंकि अब आप देखिए अब इनकी कुंडली के अंदर 10वां भाव जो सत्ता का होता है, ठीक है, जिसे हम करियर हाउस भी बोलते हैं, वहां पे सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो आप लग्नेश अगर 10वें घर में बैठ जाए, वो भी बुध के साथ, अपने परम मित्र के साथ में बैठ जाए तो जबरदस्त है। लेकिन शनि भी यहाँ पे बैठा हुआ जो सत्ता का कारक है। ताल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वें घर का मालिक शनि है, 11वें घर का भी है। हालांकि सूर्य शनि के बीच में जो टकराहट है उसकी वजह से ऐसा आदमी जब बोलता है तो ज्यादा सोचता नहीं है। इसलिए योगी जी जब बोलते हैं तो बेबाक होकर के बोलते हैं, जैसे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, बहुत सारे बयान हैं, ठीक है। गाड़ियां जो हैं वो पलट जाती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे विवादित बयान है जो आमतौर पे जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग उनसे बोलने से कतराते हैं। योगी जी नहीं कतराते हैं, है ना, स्पष्ट बोलते हैं कि देखो भैया चुन के आया हूं, या तो अपराधियों की 2 ही जगह है, या तो वो जेल में है या वो वहां पे है जहां पे मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, है ना, आप तो जानते ही हैं। तो देखिए अब इनकी कुंडली के अंदर गुरुदेव जो है वो स्वराशिष्ट होकर 5वें भाव में विद्या भाव और जो इनकी इंटेलिजेंस है उसके अंदर बैठे, इसलिए इन्होंने योग लिया। क्योंकि गुरु तो आप जानते ही हैं, गुरु धर्म का, ज्ञान का, वैराग्य का, अध्यात्म का कारक है। तो गुरु 5वें भाव में, विद्या भाव में, कारक भाव में बैठ गया, तो इन्होंने अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी और ये योगी बने, योग लिया इन्होंने। चंद्रमा इनका 7th हाउस के अंदर है। केतु वांटेड पोजीशन, केतु अगर 12वें घर में स्टैंड अलोन अगर होता है तो हम बोलते हैं आदमी मोक्ष लेता है। निश्चित रूप से आदमी आध्यात्मिक जर्नी में जाएगा। अगर आप शादीशुदा भी हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग होते हैं, गृहस्थ लोग होते हैं, उनका भी 12वें घर में अगर केतु स्टैंड अलोन है और गुरु अगर बढ़िया है तो हम बोल देते हैं भाई इसका झुकाव जो है वो आध्यात्म में ज्यादा रहेगा। और होता भी है ऐसे लोगों का, वो ज्यादा पाठ पूजा करते हैं और एक टाइम के बाद में आध्यात्म की ओर रुचि भी रखते हैं। अब इनकी जो महादशा जो चल रही है वो शुक्र की, जैसे मैं बताया, और अखिलेश जी की भी शुक्र की है। लेकिन यहाँ पे जो शुक्र की महादशा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि वो पराक्रमेश की महादशा है।
साथ ही साथ में वो 10वें घर के मालिक की महादशा है, और 10वां घर का जो मालिक है वो 11वें घर के अंदर बैठ करके अनेक राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो ये महाभाग्य योग भी बना गया, सूर्य बुधादित्य योग भी बना गया, लक्ष्मी योग भी बना गया, इतने योग बना गया, और ये महादशा जो है वो अभी खत्म नहीं होने वाली है। ये महादशा 2044 तक चलेगी। 44 तक चलेगी। तो मेरे को ये बोलने में तनिक भी झिझक नहीं है कि अभी हमारे अखिलेश भाई को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने वाली है। उनकी हॉरोस्कोप अच्छी होने के बावजूद भी, तो उनकी पकड़ अच्छी होने के बावजूद भी। नहीं तो अब लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या पता योगी जी को दिल्ली भेज दिया जाए या वो दिल्ली चले जाए। देखिए, वो आपने एक जबरदस्त बात छेड़ दी है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि मैं इससे कट के निकल लूं लेकिन वो आपने एक अच्छी बात बताई है। देखिए क्या है, अभी तो आप ये मान के चलिएगा कि ये चुनाव जो होने वाले हैं 2027 में, यहाँ पे बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो योगी जी बनने वाले हैं। ठीक है। अब जो आपने लुका छिपा जो सवाल मेरे से किया है, वो सीधा आपने मोदी जी के ऊपर कर दिया। हाँ, मैं सीधे पूछ लेता हूं, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी क्या ये 5 साल पूरे करेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा चर्चा है ये कि मोदी जी जो है वो अपना 30वां कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं आपको बताऊं, इसके लिए हमें वापस मोदी जी की कुंडली में जाना पड़ेगा। ठीक है। और जो मैंने बताया कि टॉप 4 के अंदर मोदी जी की कुंडली आती है, ममता दीदी की आती है, योगी जी की आती है ना। तो देखिए क्या है कि मोदी जी की जो कुंडली है, अब समय तो उनका भी नहीं है, लेकिन जितने भी हमने भविष्यवाणियां करी हैं जब से वो सीएम बने, जबकि उनका पिछले 40 साल का हमने देखा है कि जैसे वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, फिर वो सीएम बने, फिर दोबारा सीएम बने, फिर उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव उनको मिला है। और जो उन्होंने जो क्रेडिटेबिलिटी अचीव करी है, और जो ऑल ओवर उनका जो एक रुतबा है, ठीक है, हिंदुस्तान से बाहर भी, वो शायद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री का रहा। तो देखिए, इनकी कुंडली थोड़ा सा विवेचन कर लेते हैं। वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली है, चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं जो नीच के हैं, लेकिन मंगल यहाँ स्वराशिष्ट होकर के एक पंच महापुरुष योग में से योग बना जाते हैं, उसका नाम है रोचक। यहीं पे वृश्चिक लगन के अंदर ही चंद्रमा नीच के भी राजयोग कारक माने जाते हैं। अच्छा। और वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि चंद्रमा 9वें भाव के मालिक है, भाग्य भाव के। अगर पंचम भाव 9वें भाव का मालिक अगर वैसे भी अगर लगन में बैठ जाता है तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर चंद्रमा 9वें भाव का मालिक होकर के और अपने परम मित्र मंगल के साथ में बैठ गया तो एक दूसरा योग का निर्माण कर देता है, और उसका नाम है शशि भौम योग। शशि बोलते हैं चंद्रमा को, भौम बोलते हैं मंगल को। तो ये परम मित्र हैं आपस के अंदर। तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना, यहाँ रोचक योग बना, और यहीं पे शशि भौम योग भी बन गया। लगन और लग्नेश इतना भयंकर मजबूत हो गया, और अनुज जी कहते हैं जिसका लग्नेश मजबूत तो उसका सब कुछ मजबूत। अब इतना इससे ऊपर एक बात और चल रही है, इनकी महादशा भी अभी मंगल की चल रही है, जो इनकी वन ऑफ द बेस्ट महादशा है। अच्छा, गोल्डन टाइम है। बिल्कुल। उसके पहले इनकी चंद्रमा की महादशा थी, उसके पहले भी इनकी महादशा बढ़िया ही थी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊं, ये तो यहीं पे 3-4 योग मैंने बता दिए। अब देखिए अब इनका शनि जो सत्ता का कारक है, वो परम मित्र शुक्र के साथ में 10वें घर में बैठ गया। कालपुरुष की कुंडली के अंदर शनि 10वें घर का ही मालिक होता है, वहीं पे बैठ गया। जबरदस्त पब्लिक से कनेक्टिविटी, आम जनता से इनका जो संवाद है, शायद ही किसी प्रधानमंत्री का इतना बढ़िया हो, ठीक है। प्रधानमंत्री जो हमारी इंदिरा गांधी थी, उनका संवाद भी बहुत बढ़िया था, जो जवाहरलाल नेहरू था उनका भी था, अटल जी का बहुत बढ़िया था, लेकिन इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। अच्छा। आप ये देखिए, हर एक चुनाव के अंदर ये एक जुमला लेकर के आते हैं, और उस मात्र एक जुमले से ये चुनाव जीत जाते हैं। किसी को भी ये नहीं लगा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारने वाली है। हालांकि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि इस बार बहुप्रतीक्षित जीत जो बीजेपी चाह रही है 25 सालों से, वो इस बार इनको मिलेगी, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने आपको शायद भेजी भी है, आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा वो मेरी क्लिप। फिर मैंने उसको ये बोला कि प्रवेश वर्मा जी नहीं बनेंगे, जिनका नाम बहुत आगे चल रहा था, और मैंने कहा था कोई अचानक से एक नया नाम आएगा,
और वो नया नाम सबको चौंका देगा। बिल्कुल। सेम प्रेडिक्शन मैंने करी थी राजस्थान के चुनाव के अंदर कि बीजेपी जीतेगी और एक नया नाम आएगा, वो आपको चौंका देगा। हाँ। तो वहां पे भी शर्मा जी आए, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे जो है रेखा जी आ आए। गई हैं। ये बिल्कुल मैंने ऑन रिकॉर्ड टीवी शो पे करा हुआ है, आपको क्लिप मैं दे दूंगा, आप बिल्कुल, दिखाइएगा दर्शकों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक ही डायलॉग उन्होंने बोला था उस टाइम पे, आपदा, ठीक है, और वो डायलॉग आपको लेट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से कांग्रेस, मालूम नहीं ऐसा क्या होता है कि जैसे बाली जो है दूसरे का बल आधा कर लेता था ना, ऐसे ही ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा कांग्रेस इनको दे देती है जो उनके फेवर में चला जाता है। अभी अभी इनको आतंकवादी बता के चुके हैं खरगे जी, और आप देख लेना वो आतंकवादी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा, तमिलनाडु में भी भारी पड़ेगा उनको, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये इस बार मोदी जी ने ये डायलॉग लिया है, खेला हुए, तो वो खेला करेंगे। तो एक इनका अब 10वां घर बहुत भारी हो गया। 11वें घर में आप देखो, जो बुध है वो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को बताता है, और वो बुध के साथ, सूर्य के साथ में प्रबल सूर्य बुधादित्य योग बना रहा है। इसका मतलब है कि इनकी जो वाक पटुता है, जो संवाद है, पब्लिक कनेक्ट है, वो बहुत बहुत बढ़िया है। हम सब जानते ही हैं कितना बढ़िया है। मोदी जी कभी भाषण हाथ में लेके पढ़ते हुए मैंने नहीं देखा आज तक जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो वो पब्लिक से कनेक्शन, ओ कितने जबरदस्त वक्ता है, आप जानते ही हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि सूर्य के साथ में हालांकि केतु है, ठीक है, तो वो एक अध्यात्म की ओर लेके जाता है आदमी को, ठीक है। आध्यात्मिक जर्नी तो आप हम सब जानते हैं मोदी जी की कितनी बढ़िया है। अब वो जो आपका सवाल था ना, वो सवाल यहाँ पे है कि ये जो मंगल की जो महादशा है, वो मंगल की महादशा अब इनकी खत्म होने वाली है। वो अब वही समय भेद के हिसाब से कुछ लोग जो हैं वो अभी खत्म कर रहे हैं 2026 अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर, कुछ 27 मिड में कर रहे हैं। मेरे पास में जो है उसके अंदर 28 के अंदर, 28 के पास, सितंबर 28 के आसपास। हाँ, तो यानी 2029 से पहले 28 में। अब वो राहु दशा जो लगेगी ना, वो राहु दशा इतनी बढ़िया तो नहीं है जितनी बढ़िया इनकी बाकी महादशाएं थी। जैसे अगर हम ममता दीदी की बात करें तो जैसे शनि की महादशा, उसके पहले जो गुरु की महादशा, उस बाकी की महादशाएं थी वो बहुत बढ़िया थी। पर बुध की महादशा उनके लिए बढ़िया नहीं है। बुध की महादशा ममता दीदी के लिए बहुत खराब है, इनके लिए शायद राहु की महादशा इतनी खराब नहीं रहे। लेकिन राहु देखिए क्या है, हेड है खाली, ठीक है। तो हो सकता है दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मोदी जी जो है, देखिए बुध है ना वाणी का भी कारक है जी, तो मोदी जी को थोड़ा वाणी की भी दिक्कत आने वाली है। अच्छा, अभी भी आप देखते होंगे मोदी जी थोड़ा फंबल करते हैं बोलते हुए, और ये 1.5 साल से हुआ जब से ये जो मंगल के अंदर जो अभी जो अंतर्दशाएं वगैरह चल रही हैं, तो मेरे को लगता है कि उनको थोड़ा सा वाणी विकार हो सकता है। साथ ही साथ थोड़े हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे। एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है मोदी जी के लिए दो पाथ हैं। एक मार्ग है कि वो अपना आध्यात्मिक जर्नी पे चले जाएं। दूसरा पाथ ये है कि वो हमारे देश के महामहिम बन जाए। अच्छा, क्योंकि उसी वक्त पे 27 के आसपास में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे विकल्प के रूप में कि वो देश की सेवा भी करते रहेंगे और इतना एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं रहेंगे। योगी जी का, और उस समय हो सकता है कि योगी जी यहाँ पे आए और वो प्रधानमंत्री बने, और वहां पे जो है कोई और बंदा आकर के संभाले, और वो इतना सक्षम ना हो, अगले चुनाव में अखिलेश जी जो हैं वो अपनी सत्ता बना ले। अच्छा, लेकिन 2044 तक योगी जी को तो कोई टच नहीं कर सकता। तो योगी जी के कुंडली में आपको योग दिख रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के? प्रधानमंत्री बनने के योग हैं, और शायद इतने प्रभावशाली प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो कि जो भारत के इतिहास के अंदर शायद ही ऐसा धर्म के साथ में चलने वाला, सत्य सनातन का ध्वज बुलंद करने वाला, भारत को उसकी गरिमा दिलाने वाला, ठीक है, और जो भारत है, जो भारत भूमि है, उसका जो डेमोग्राफी हम जिसको बोलते हैं, उसको बढ़ाने वाला एक प्रधानमंत्री हमें मिले, और भारत का एक स्वर्णिम युग जिसे आप बोल सकते हैं, जब ये
मंगल की महादशा खत्म होगी 2032 के बाद में, फिर जो राहु की दशा लगेगी उसके अंदर आप देखिएगा टेक्नोलॉजी के अंदर हिंदुस्तान को कोई छूने वाला भी नहीं। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। राहु का है ही मतलब टेक्नोलॉजी, अच्छा। ज्ञान, ठीक अच्छा। है। तो आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं मंगल की जो महादशा है, कि एक सवाल में आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। ये जो मंगल की महादशा है 32 तक रहेगी। अच्छा। मंगल हमारी देखा जाए तो कुंडली के अंदर ऋषभ लग्न, भारत की कुंडली के अंदर कोई बहुत बढ़िया प्लैनेट नहीं है, लेकिन मंगल जो है वो वॉर को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमारा जो भी काम जो होगा, देखिए अभी हमारे डिफेंस सिस्टम में हमारा खर्चा एकदम से बढ़ जाएगा। अच्छा। हमारा बहुत सारा जो हम मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, साथ ही हम देखिए अभी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं कि जो भी हम प्लेन बनाएंगे, राफेल वगैरह, वो भी उसके पार्ट्स भी अब हम यहीं बनाएंगे, है ना। लखनऊ के अंदर जैसे बिल्कुल। अभी ऑलरेडी ऐसे फैक्ट्रियां लगने भी लग गई हैं। हाँ। ब्रह्मोस के भी हमारी जो हैं सारी जो टेक्नोलॉजी हैं, रशिया की जो हम ले रहे हैं, जो डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, उसका भी काफ़ी हद तक निर्माण यहाँ पे होगा। साथ ही साथ के अंदर आप ये मान के चलिए कि जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उसके अंदर बहुत काम आने वाला है। आप ये देखिएगा कि जैसे पहले हम कृषि ओरिएंटेड राष्ट्र होते थे, अब कहीं ना कहीं पे हम डिफेंस सेक्टर ओरिएंटेड भी होने वाले हैं। अच्छा। तो बहुत ज्यादा हमारा खर्चा अभी 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 आपको क्या लग रहा है कि वॉर मतलब भारत के साथ किसी के साथ हो सकती है, पड़ोसी मुल्क से हो सकती है, चाइना है, पाकिस्तान है? देखिए मैं आपको बताऊं, इमीडिएटली मेरे को जो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे पास में 15 मई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। अच्छा। और मैं चाहूंगा कि भगवान मेरी प्रिडिक्शन गलत करे। क्या होता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विस है, जैसे जो हमारे जो एनए जो चीफ आए हैं, डोभाल साहब आए हैं, उनके आने के बाद में निश्चित रूप से मतलब इतना बढ़िया हमने नहीं देखा कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस सर्विस रही हो। पर हमारी इंटेलिजेंस सर्विस के साथ में एक जो प्रॉब्लम ये है कि ये बेचारे 100 दिन काम करते हैं, एक दिन भी अगर ये चूक गए तो हादसा हो जाता है और हम इन पे उंगली उठा देते हैं। ठीक बात है। ठीक है, तो एक दिन की चूक और कोई ना कोई, जैसे लाल किले के अंदर थोड़ी सी चूक हो गई, हालांकि हमने पकड़ भी लिया था, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ घंटों से हम रह गए। तो मेरे को ऐसा लगता है कोई बड़ा कि शायद बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है हम टाइम रहते उसको पकड़ लें, हो सकता है हम नाकाम भी हो जाएं, और उस समय बहुत बड़ा तनाव देखने को मिलेगा सीमाओं पे। अच्छा। क्योंकि उसके कनेक्शन पाकिस्तान तो से, इंडिया पाकिस्तान में निश्चित रूप से अगर वो चीज कहीं ना कहीं अगर रुक जाती है, तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं पे सितंबर अक्टूबर के आसपास के अंदर आप ये मान के चलिए हमारे यहाँ पे सितंबर से लेकर अक्टूबर से नवंबर के बीच में फिर आतंकवादी घटना होने के चांसेज हैं। और नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर भी चेंजेस होंगे। अच्छा। ये बात भी तय है। अच्छा। जैसे ही करक का बृहस्पति 2 जून को आएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा, क्योंकि बृहस्पति है वो धर्म से जुड़ा हुआ है जी। तो धार्मिक उन्माद और धार्मिक झगड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर ममता दीदी हार जाती हैं तो उसकी शुरुआत बंगाल से ही होएगी, क्योंकि वहां पे एक तरीके से, क्योंकि वो चुप तो बैठेंगी नहीं, जी। जी। तो एक तरीके से ये बता के कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है और कुछ यूपी से योगी जी के अगेंस्ट में कुछ एक आंदोलन विपक्ष की पार्टियां लेकर के आएंगी। बल्कि मेरे को तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगस्त के अंदर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी बहुत बड़े आरोप लगेंगे और बहुत बड़ा जन आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा। बिल्कुल। रही बात युद्ध की जो आपने पूछा, तो मैं आपको बता रहा हूं 2030-31 मतलब 99% 2030 में भारत को दो तरफा अटैक देखने को मिलेगा, जहां चाइना और पाकिस्तान भारत से ही वॉर लाइक सिचुएशन में होंगे। एक बार बीच में हमारी बांग्लादेश के साथ में वॉर लाइक सिचुएशन होगी, और इस साल में भी आने वाले 8-9 महीनों में पाकिस्तान के साथ में वॉर लाइक सिचुएशन होगी। पीओके है वो निश्चित रूप से हमारे पास में आने वाला है, पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे, और ये पक्का है, ये आप आने वाले 2 साल में ही देख लेंगे। अच्छा। निश्चित रूप से देख लेंगे आप। और रही बात यूएसए की, तो मैं आपको बता दूं, ट्रंप यूएसए का सबसे वीक प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाएगा, सबसे घटिया, सबसे कमजोर प्रेसिडेंट माना जाएगा। अच्छा। इस पे महाअभियोग चलने वाला है, और कहीं ना कहीं पे
देखिए ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है कि यूएसए के भी हो सकते हैं कुछ स्टेट उसको छोड़ दें। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ छोड़े भी नहीं तो बहुत बड़ा असंतोष वहां पे देखने को मिलेगा, जैसे कैलिफोर्निया के अंदर आपने देखा है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ट्रंप का जो जन्म है और जो उसकी कुंडली है वो ग्रहण वाली कुंडली है। अच्छे संकेत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे क्या संकेत कोई नहीं है। टाइम फ्रेम है उनका, मतलब कि भाई इस पीरियड में ऐसा हो सकता है उनके साथ? देखिए मेरे को लगता है इस साल के आखिर के अंदर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना उसके अंदर उनके साथ में काफी बुरा हो सकता है। ठीक है, अभी अब भारत में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अभी बीच में भूकंप की भी खबरें आई थी, फ्लाइट आपने देखा क्रैश हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है? एक्चुअली में मैं जैसे कई बार होता ना कि आप बुरी बातें बोलते हैं तो वो हो जाती है। मैं बचना चाह रहा था इन सब चीज़ों से और मैं पहले ही क्षमा चाह रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये प्रिडिक्शन गलत हो जाए। मेरे को अभी मैं एक नेशनल टीवी शो पे था और जो एंकर थे वो थोड़ा पाखंड को दूर करने वाले एंकर थे। तो चंद्र ग्रहण के ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने जैसे वो पाखंड तोड़ने वाले तो उन्होंने मेरे से डायरेक्ट सवाल कर लिया कि गिरीश जी ऐसे तो चंद्रमा आप बोलते हो कि जल को रिप्रेजेंट करता है तो क्या सुनामी भी आएगी? तो मैंने बोला ये तो मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था पर अगर आप ये बोल रहे तो आएगी सुनामी। तो उन्होंने बोला कब आएगी? मैंने कहा 7 दिन के भीतर आएगी और 7 दिन के भीतर सुनामी आई थी। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से अभी जो स्थितियां हैं कौन एंकर थे वो वैसे वो? वो नाम नहीं बताऊंगा पर आपको बाद में बता दूंगा। आने बहुत वाला है बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। भारत में? मैं भारत में तो शायद नहीं बोलूंगा, भारत प्रभावित होगा लेकिन बाहर भारत क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है केंद्र बिंदु कहीं और होगा। हाँ चंद्र ग्रहण जो है वो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे था, सूर्य ग्रहण नहीं था। सूर्य ग्रहण जो है वो ज्यादा विनाशकारी होते हैं, वो भारत में दृश्य नहीं था और चंद्र ग्रहण बहुत कम समय के लिए दृश्य था। तो ज्यादा इफेक्ट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया साइड के अंदर आने वाला है। तो भूकंप विनाशकारी आएगा, काफी विनाशकारी आएगा और सुनामी से भी मैं फिर बोल रहा हूं आपको। देखिए चंद्रमा जो है ना वो जल को और भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे समुद्र के नीचे भूकंप आएगा और वो अगर आएगा तो सुनामी के रूप में सुनामी तो परिणति आएगी। होगी हाँ। और वो निश्चित रूप से जनमानस के लिए और बहुत बड़ा विध्वंसकारी होगा। तो अभी ये जो समय चल रहा है ना, देखिए क्या है बृहस्पति जो है ना वो अतिचारी होंगे। बृहस्पति हैं, अतिचारी हैं अभी तो और ये जो अतिचारी बृहस्पति महाभारत काल में थे। और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति जो अतिचारी है ये 16 साल कोविड में अतिचारी हुए थे। अभी 2 जून को ये कर्क राशि में उच्च के होंगे, उसके बाद में अक्टूबर के अंदर ये फिर एडवांस हो जाएंगे, मतलब सिंह राशि में चलेंगे और सिंह राशि में 2-3 महीने रह के वापस ये रेट्रो करेंगे और अपनी जर्नी को फिर उसके बाद में आगे पूरा करेंगे। तो जब भी शुभ ग्रह और बृहस्पति जैसा, बृहस्पति को हम जीव बोलते हैं, बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर अतिचारी अगर होता है तो वो कहीं से भी शुभ फल प्रदान नहीं करेगा और ये अतिचारी बृहस्पति बहुत लंबा चलने वाला है अभी। तो ये आने वाले समय में विश्व युद्ध की ओर भी इंगित करता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये जो आप बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शन सुनते हैं भविष्य मालिकाओं की और बाबा वेंगा की और नास्ट्रेडमस की, तो मेरे को लगता है कि कोई ना कोई छद में एक विश्व युद्ध तो देखो होएगा। और मैंने बताया था 2025 के एक प्रोग्राम के अंदर, न्यू ईयर के प्रोग्राम पे कि देखिए आने वाली जो 4-5 साल का समय है वो बढ़िया नहीं है, भारत का भी मंगल की महादशा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पे एक जो एक हम बोलते हैं ना कि नया एक वैश्विक ऑर्डर, ठीक है? जो जियोपॉलिटिकल एक टर्म है, ठीक है? वो ऑर्डर चेंज होगा। जैसे अभी अमेरिका को हम मानते थे सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है, लेकिन कहीं न कहीं ईरान के युद्ध के अंदर हमें उसका एक हास देखने को मिला है, ठीक है ना? कि वो इतना भी पावरफुल नहीं है। उसके जो ऐसे-ऐसे विमान अभी जो है ईरान जैसी एक कंट्री जिसके पास में कि बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं गिराए थी, हैं उन्होंने, गिराए गिराए हैं, बिल्कुल। है ना? तो देखिए निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि एक तीसरी बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था और एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का कद आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि देखिए सोना खरीद के रख लीजिए, अभी तो कुछ भी रेट नहीं बढ़ा है। कुछ हद तक वो सही कह रहे हैं अनुज जी, क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है ना वो स्वर्ण को
रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति भी उच्च के होंगे हम्म। तो निश्चित रूप से सोने में निश्चित रूप से तेजी आएगी। अभी लोगों की हालत खराब है, इतना महंगा हो गया, आप सोचिए कितना महंगा। महंगा तो होगा, महंगा तो होगा, क्योंकि जब भी वैश्विक युद्ध की स्थिति अगर होती है तो मैं आपको बताऊं ये समय शेयर मार्केट के लिए भी बढ़िया नहीं है अभी, कम से कम 1 डेढ़ साल का। अच्छा। जुलाई 27 तक का समय तो शेयर मार्केट के लिए अभी बढ़िया नहीं है। मैंने बहुत पहले भी बोला था कि काफी उथल पुथल करने वाला शेयर मार्केट के लिए समय है। तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में जो बंदा जा रहा है उसके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में हो तो ये आप बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हो। एक जनरल मैं प्रिडिक्शन आपको वो देता हूं। जी बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है एक धातु जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है, जैसे सिल्वर में काफी लोगों ने पैसा कमाया है, मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में अगर किसी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए तो उस धातु का, उस मेटल का नाम है कॉपर। कॉपर मेरे को लगता है कि वो आने वाले समय के लॉन्ग अंदर टर्म के लिए बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है और उसके अंदर आपको अच्छी चाल देखने को मिलेगी। भारत में वैसे भी मंगल की महादशा है जो मंगल कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सोना अगर खरीदें लोग तो फायदा है अब आने वाले वक्त में। मेरे ख्याल से तो फायदा है। फायदा है। अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ खरीदोगे कि आज खरीदा कल बेचा तो नहीं, पर अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फायदा है। और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी आपको रुकना चाहिए, अभी थोड़ा करेक्शन आएगा। करेक्शन आएगा। तो ये सारे सेक्टर्स हमने कवर किए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सेलिब्रिटीज़ की बात कर लेते हैं। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी कुंडली आप देखते हैं, वो आपसे संपर्क करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। तो थोड़ा हमें भी बताइए कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं, बहुत फैंस हैं दुनिया में। कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई केस हो आपके जहन में आ रहा हो तो बता सकते हैं। देखिए क्या है कि ये एक तो प्रोफेशनल कमिटमेंट होता है। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उनकी निजी जीवन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको थोड़ा इशारा करके बताता हूँ। पर मैं इतना बता दूं कि जैसे कुछ बहुत लोकप्रिय हमारे जैसे धर्मपाल जी हैं, वो चले गए हैं, तो उनके बारे में भी हमें ऑलमोस्ट ध्यान था। अभी आशा जी चली गई हैं, तो उनकी भी मेष राशि थी, 7.5 अगर इस एज में आती है तो वो लेके जाती है। तो निश्चित रूप से बॉलीवुड के लिए कोई बहुत बढ़िया समय ये नहीं है। अच्छा। मेरे सबसे पसंदीदा मतलब मेरे 2 ही हीरो रहे हैं लाइफ टाइम के अंदर। एक रहे अमित जी यानी अमिताभ बच्चन जी, और दूसरे मेरे हीरो रहे हैं वो कपिल पाजी रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और कपिल पाजी तो निश्चित रूप से हीरो हैं ही, क्योंकि 1982 के अंदर हम कहीं पे भी क्रिकेट में नहीं होते थे। ठीक है ना। और उन्होंने वर्ल्ड कप लेके आए। उसके बाद में किस तरीके से और भारत के अंदर क्रिकेट जो है वो एक नेशनल गेम बिल्कुल बन गया और किस तरीके से हमने कीर्तिमान स्थापित किए। तो अमित जी की कुंडली जो है वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। अच्छा। देखिए क्या होता है अनुज जी, अष्टम भाव जो है ना वो कुंडली के अंदर सबसे खराब मानते हैं। ठीक है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में छठा घर है वो रोग शत्रु का होता है। उसके बाद में दूसरा घर है वो भी हम मारक मानते हैं, और फिर 12वां घर है वो खर्चे का घर है। तो नॉर्मली 8वां, छठा, 12वां और दूसरा ये अच्छे स्थान नहीं मानते हैं। हालांकि कोई भी स्थान अच्छा बुरा नहीं होता। अष्टम भाव के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप जितने भी बड़े बड़े वैचारिक जो विचारक आप देखते हो, आध्यात्मिक जो है अकल्ट के लिए अगर आप जाते हो तो अष्टम भाव का उसका संबंध होगा। जो आध्यात्मिक खोज है, रिसर्च है, उसके लिए अष्टम भाव को देखना होगा। तो अमित जी की जो कुंडली है उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर इनकी कुंडली में अगर हम जो मेरे पास में जो डेट है वो आप सभी जानते हैं अमित जी की कुंडली के बारे में, 11 अक्टूबर 1942 का इनका जन्म है। इंटरनेट पे जो कुंडली है वो 3:53 दोपहर की है। और अगर हम थोड़ा सा इनकी कुंडली के अंदर चेंजेस कर देते हैं, तकरीबन आप ये मान के चलो कि हम 8 से 10 मिनट का भी अगर थोड़ा सा आगे कर देते हैं कुंडली, तो कुंडली इनकी कुंभ लगन की बन जाती है। ज्यादातर हमें कुंडली देखने को मिल रही है वो मकर लगन की मिल रही है। अच्छा। और मकर लगन के अंदर की जो इनकी जो कुंडली है, सॉरी जो कुंभ लगन की जो इनकी कुंडली है उसके अंदर अष्टम भाव के अंदर और बहुत सारे प्लैनेट हैं। उसके अंदर सूर्य, बुध है, मंगल है, शुक्र है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुंडली शायद सही ना हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि जब हम कुंडली को अगर हम देखते हैं, जैसे आज अमित जी आप जानते हैं कि सभी के महानायक बिल्कुल बिल्कुल। तो
शनि इनकी कुंडली में लग्नेश होकर के अगर हम मकर लगन की कुंडली लेते हैं तो उसके अंदर पंचम भाव में बैठे हैं, जो विद्या का और जो आपकी इमेजिनेशन का है, तो जो इन्होंने रोल करे, जैसे पा में इन्होंने जो जी रोल किया जी था, जी जी। जो ब्लैक में इन्होंने रोल किया है, तो वो मतलब अपने काम में प्रेसिजन तो वो शनि देते हैं। तो ये यहाँ पे जो है शनिदेव की बात समझ में आती है। राहु इनका अष्टम भाव में जो हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है, तो इनको मिस्थेनिया ग्रेविस और कितनी तरह की बीमारियां देखने को मिली है। पत्नी भाव में और हंस योग बना रहे हैं गुरु, तो जया जी एक नामी गिरामी हस्ती हैं और अपने समय की तो टॉप अदाकारा रही हुई हैं। लेकिन मकर लगन के अंदर गुरु जो है वो अच्छा प्लैनेट नहीं होता, क्योंकि वो 12वें और 30वें घर का मालिक होता है। तो बीच-बीच में हमें खबरें भी मिलती हैं कि इन दोनों के बीच में दाम्पत्य संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो वो भी थोड़ा-सा टैली करता है ना? दूसरा भाग्य भाव में एक और अगर हम बात करते हैं कि कुंभ लगन की कुंडली के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे अष्टम भाव में जा रहे हैं। यहाँ पे भाग्य भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र आ गए, जो कि इनको कला के क्षेत्र में, जो कि इनको एक्टिंग के क्षेत्र में, ठीक है, नामी-गिरामी बना देते हैं। क्योंकि शुक्र आप जानते हैं कला का, बिल्कुल। और बुध के साथ में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। सूर्य यहाँ पे बोलने की अद्भुत वाणी क्षमता इनको देते हैं। आप जानते हैं इनकी डायलॉग डिलीवरी और इनकी आवाज़ की जो खनक है, बिल्कुल। उसकी तो दुनिया दीवानी है। चंद्रमा भी इनका तुला राशि का है और तुला राशि वापस शुक्र की राशि आ जाती है। तो मेरे को कहीं न कहीं पे लगता है कि ये कुंडली अमित जी की होनी चाहिए। और इस कुंडली को अगर हम थोड़ा-सा अगर इन कुंडली के साथ में जाते हैं, तो जैसे पिता के घर के अंदर चंद्रमा है और ये इनका करियर हाउस भी है। चंद्रमा जो मैंने बताया कि आर्ट का, इमेजिनेशन का, है ना, कला का और पोएट्री का। तो चंद्रमा पिता के घर में बैठा है, तो इनके पिता एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में हम सभी बिल्कुल, जानते हैं, उनकी बिल्कुल। मधुशाला के बारे में जानते हैं। तो ये भी इस कुंडली से टैली कर रहा है। साथ ही साथ में जो इनकी महादशा जो लगी थी फ़िल्मी करियर की शुरुआत 1969 में साथ हिंदुस्तानी से हुई थी। 1973 में जंजीर में इनको ये हिट हुए। उसके बाद में शोले भी आई, उसके बाद में फिर एक के बाद दीवार और शराबी, बहुत सारी। 1984 में ये राजनीति में भी प्रवेश कर गए, क्योंकि मकर जो लगन है उसका जो अधिपति है वो शनि होते हैं, जो कि आम आदमी से जोड़ता है। और इन्होंने हमेशा एंग्री यंग मैन वाले रोल करे हैं। आम आदमी, गरीब शोषित युवा वर्ग का रोल इन्होंने किया है। तो देखिए, मेरे को लग रहा है कि राजनीति में प्रवेश किया, 87 में फिल्मों में वापस आए, 82 में जो ये बीमार हुए हैं, वो सारे योग इनके साथ में जो है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी हेल्थ के लिए ये जो आने वाले 8-10 महीने थोड़ा बढ़िया नहीं है। 8-10 महीने। हाँ। तो ये थोड़ा-सा एक देखने वाला है कि इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और मैं प्रभु से प्रार्थना है कि इनको दीर्घ जीवन दे, क्योंकि भारतवर्ष और हमारे जितने भी इनके चाहने वाले हैं, वो इनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि छोटी-मोटी बीमारी के साथ में ये ठीक भी हो जाएँगे। पर हाँ, निश्चित रूप से हेल्थ पे असर इतना पड़ेगा। बात है कि बॉलीवुड के बड़े-बड़े जो हमारे जो कलाकार हैं, उनके लिए 2026 अच्छा साल नहीं है। और हॉलीवुड और कला के क्षेत्र में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी मैं आपको बता दूं, ये मैंने 2025 में एक भविष्यवाणी की थी। कला क्षेत्र के लोगों का जो नाम है, वो उनके निजी जो बहुत सारी चीजें हैं, जनता के सामने आ जाएगी। एप्स्टीन फाइल अभी खुली है, हाँ, आप देख हाँ, रहे हो। हाँ, और अभी ऐसी चीजें और होंगी। और होगी। भारत में तलाक दर अभी 1% है, वो बढ़ के 7 से 8% हो अरे जाएगी। बाप रे बाप! ये चीज़ भी आपको देखने को मिलने वाली है आने वाले समय में। और हमारे यहाँ पे भी कोई बहुत बड़े जो स्कैंडल है, वो अभी खुलने वाले हैं। नामी-गिरामी आदमी जो इसके अंदर जो है, उनसे पर्दा उठेगा। और ये काफ़ी इस तरीके की जो हमारी जो मातृशक्ति हैं, जो हमारी जो बेटियाँ हैं, उनके साथ में भी थोड़ा-सा समय अभी 8-10 महीने का इतना बढ़िया नहीं है। कोई निर्भया जैसा कांड ना हो जाए, भगवान करे। तो हमारी जो ज्योतिष के थ्रू मैं हमारी जो गवर्नमेंट, उसको बताना चाहूँगा कि थोड़ा-सा वो कानून व्यवस्था के ऊपर और थोड़ा सख्ती बना कर के रखें, क्योंकि ऐसे योग अभी देखने में आने वाले हैं। कुल मिलाकर के मैं ये बोलूँगा कि सेकंड हाफ जो है 2026 का, वो निश्चित रूप से राहत देने वाला है, जब गुरु कर्क राशि के अंदर आएँगे। मतलब अक्टूबर के बाद से, सितंबर के बाद से? नहीं, जून से ही। जून से ही हो जाएगा? हाँ, अच्छा। जून से ही हो जाएगा। और उससे पूरे विश्व के अंदर कहीं न कहीं पे राहत का आपको एक
राहत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भारत में चूंकि कर्क राशि में गुरु आएगा तो धार्मिक रुझान लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो हमारी जो आपने एक बात नोटिस की होगी, आने वाली पिछले 2-3 सालों से भारतीय युवा जो मानस है बहुत ज्यादा, वो बहुत धर्म ज्यादा, की ओर इंक्लाइन हो बहुत गए। ज्यादा, आप बहुत देखिए बड़े बड़े शोज होते थे, आज वहां पे कम जा रहे हैं लोग, डिस्कोथेक में नहीं जा रहे हैं, क्लबों में नहीं जा रहे हैं, भजन क्लबिंग होने लग गई है। बहुत बहुत आज अभी बहुत। केदारनाथ खुले नहीं है, वहां पे इतनी भीड़ है, ठीक है, कि नो वहां पे डाउट, आप खाटू श्याम चले जाइए, वहां पर जितने मैं वहीं का हूँ। अच्छा, ठीक वहीं है, के। तो मैंने वहां बैठ के भजन गाए हैं, हाँ। क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं हाँ। सुंदरकांड और भजन संध्या जी वगैरह भी जी करता जी हूँ। जी जी। तो मैं वो भाग्यशाली हूँ जो खाटू श्याम जी का छोटा सा मंदिर होता था, हाँ ठीक है। हाँ तो चूंकि मैं शेखावाटी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जी। तो मैंने खाटू श्याम जी के प्रांगण में बैठ के भजन गाए हैं बताइए। और बाबा की पंखा मैंने अपने हाथों से झला। बिल्कुल, और आज की डेट में हमने युवाओं की बात कर रहे हैं तो यूथ बहुत पहुंच रहा है हाँ, वहां पर। तो ये धर्म के लिए जो भारत की जो युवा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है, उनका रुझान बढ़ेगा। और देखिए जब भी कर्क का जो आता है अपना बृहस्पति, उसके बाद में ये मैंने कहा अतिचारी होंगे 3 महीने के लिए, तो ये सिंह में जब जाएंगे, सिंह में जाएंगे तब हरिद्वार के अंदर कुंभ, ठीक है, नासिक के अंदर कुंभ, और फिर सिंहस्थ वो होगा हमारे उज्जैन में। तो अभी ये धर्म के लिए थोड़ा सा रुझान आपको 1.5-2 सालों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा। भारतीय जनमानस में। चलिए, ये एक अच्छी चीज है कि आगे लोग आध्यात्म की तरफ आगे बढ़े, ये अच्छी चीज है। और दूसरा एक बात मैं बता दूं, क्योंकि एक राहु की भी जो पोजीशन ऐसी है कि हम है ना एआई के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे जाने वाले बहुत हैं। आगे जाने वाले हैं। वो इतने एडवांस रोबोट हम बनाने वाले हैं, इतने एडवांस ड्रोन बनाने वाले हैं, और कोई एक जीवनदायिनी एक बहुत बढ़िया दवा विश्व को मिलने वाली है जो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी का खतरा कम कर देगी। बिल्कुल, ये भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, आप स्टूडियो आए और हम कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों बाद फिर से आपके साथ बैठे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि अभी जिन पर बातचीत करना बाकी रह गया है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन।